हेलो एवरीवन, मैं सुनील। आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और ये एनसीईआरटी का चल रहा है चैप्टर जो है 5 है। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए। जो यात्री हमारे देश में आते थे उनका क्या नज़रिया होता था यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ के संस्कृति के बारे में, जो माहौल जो समाज यहाँ पर देखा इन्होंने, वो इस चीज़ ये इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते थे, ये है नज़रिया। तो हर यात्री का अपना अपना एक नज़रिया था। तो इससे पहले जो मैंने बताया था, जो पार्ट 1 में, वो था मतलब किताबुल हिंद के बारे में, ठीक है, अल बेरूनी के बारे में। आज का जो वो है, जो मतलब कि पार्ट 2 है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इब्न बतूता के बारे में, जिन्होंने रिहला नामक एक किताब लिखी थी। और जो है इब्न बतूता भी एक जो है एक महान यात्री थे। तो चलते हैं इनके बारे में जानते हैं हम लोग। लिखा क्या है, मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। एक पढ़ा लिखा परिवार था बहुत ज़्यादा। तो इसका फायदा इब्न बतूता को भी मिला, क्योंकि जब परिवार पढ़ा लिखा होता है तो वो जो है अब मतलब कि अगर परिवार पढ़ा लिखा है तो होने वाली जो होती हैं संतानें, वे भी शिक्षित होती हैं, ठीक है। तो मोरक्को में इसका जन्म हुआ था। मोरक्को पड़ता कहाँ पर है? ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो मोरक्को से आया था, अफ्रीका महाद्वीप से आया था, ये आप लोग जान लीजिए। इसके बाद है, और अरबी भाषा में लिखा गया था। ये जो किताब ये लिख रहे हैं ये अरबी भाषा में है, आप लोग जान लेंगे, रिहला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखा गया है, तो आप लोग बताएंगे रिहला भाषा में ये लिखा गया था। उसके बाद उसका यात्रा जो वृतांत है वो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी देता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी शताब्दी है, 14वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इस शताब्दी में जो उपमहाद्वीप था, जिसमें अफगानिस्तान, वर्तमान में जो पाकिस्तान है, जो अपना हिंदुस्तान है, पहले तो सब एक में ही था। तो इसके मतलब कि अपने हिंदुस्तान के आसपास के जितने भी देश हैं उन सब के बारे में जो है इसका नजरिया हमको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। वह पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसका मानना था कि जो किताबें लोग लिख करके चले गए हैं, क्या हम उन्हीं को कॉपी कर लें या उसी के ही आधार पर हम लिखें? तो उसका कहना ये था कि स्वयं मतलब कि पहुंचा जाए। जैसे अफगानिस्तान है या कोई भी देश है, उसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तो उन चीज़ों को लेना और मतलब कि उन चीज़ों से महत्वपूर्ण बिंदुओं को ले लेना और उसको लिखना और उसको एक्सप्लेन करना। और जबकि दूसरा क्या है कि स्वयं वहां जाकर के किसी देश को देखना, समाज को देखना, संस्कृति को देखना, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट, उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है आपके लेखन पर। तो उसी प्रकार से इसका मानना था कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, देखूं तब लिखूं। किसी मतलब कि ये नहीं कि किताब से लिख लिया है या किसी के कहने से मैंने लिख लिया है। और हालांकि इन सब चीजों का जो है इस्तेमाल होता है इतिहास लेखन में। तो यात्राओं से अर्जित अनुभव को हमारे देश में जैसे राजपूताना का इतिहास जो है बहुत ही अच्छा लिखा गया है। जो कर्नल जेम्स टॉड थे, उन्होंने स्वयं से पूरे राजपूताना क्षेत्र का एक जो है मतलब कि भ्रमण किया था, तब जाकर के उन्होंने राजपूतों का सबसे प्रामाणिक इतिहास लिखा है आज तक के इतिहास में। और उसी की सब आजकल जो है कॉपी करते हैं लोग, उस पर जो है रिसर्च करते रहते हैं। तो कर्नल जेम्स, ठीक है, वो मतलब टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, तो उन्होंने इस चीज को लिखा। तो ये चीजें हैं। 1333 में भारत के लिए उसने प्रस्थान करने से पहले, भारत आने से पहले वो अन्य देशों की यात्राएं कर चुका था। जैसे मक्का, सभी को पता है सऊदी अरब में है मक्का मदीना, एक पवित्र स्थल है इस्लाम मतलब धर्म का, मुसलमानों का।
उसके बाद इसने सीरिया की यात्रा की। सीरिया जो कि पश्चिमी एशिया का देश है, दमस्कस उसकी राजधानी है, लिखते चलेंगे आप लोग, अगर पता है तो कोई बात नहीं। उसके बाद है, फिर आता है इराक। इराक जिसको मेसोपोटामिया भी कहते थे, ये इराक देश में भी गया था। उसके बाद यमन या पारस गया था, ठीक है, पारस गया। पारस जिसको वर्तमान में हम ईरान कहते हैं, ये वहां भी गया था, ठीक है। उसके बाद है यमन जिसकी राजधानी सना है, जो कि सऊदी अरब के ठीक दक्षिण में पड़ता है। मैप उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ओमान। वर्तमान में ये जो ओमान देश है ये यूएई के जो है नजदीक पड़ता है, और कैपिटल क्या है इसकी, मस्कट, ओमान की, तो यहां भी गया था ये। फिर है पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, मतलब कि पूर्वी अफ्रीकी देशों में भी ये गया, और यात्राएं इन सारे देशों की ये पहले से ही कर चुका था। उसके बाद 1333 में, ठीक है, 1333 में ये स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। सिंध, यहाँ पर आप जो देख रहे हो सिंध, ये एक प्रांत है, सिंध नदी के सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में ये पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर पहुंचता है तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद बिन जो है तुगलक, उसमें दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, उनके बारे में और उनकी ख्याति के बारे में इसने सुन रखा था, तो उससे बहुत अट्रैक्ट हुआ। किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से, की ख्याति से आकर्षित होकर वो जो है चल पड़ा, और मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली को प्रस्थान किया, ठीक है। सिंध पहुंचने के बाद उसने मुल्तान उच्च के रास्ते से दिल्ली को प्रस्थान किया, और जब दिल्ली पहुंचा तो एक तो सभी को पता है कि वो पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा था, बहुत ज्ञानी था, तो इसकी इस काबिलियत से जो है खुश होकर के जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको काजी या न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर देते हैं। और एक बार क्या होता है कि गलतफहमी हो जाती है तो उसको जो है जेल में भी डाल दिया जाता है, तो ऐसे भी दिन इसको देखने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है गलतफहमी जब होती है तो वो दूर होती है, उसके बाद उसको राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया जाता है, ठीक। उसके बाद 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का उसको आदेश मिलता है। कब मिलता है? 1342 में इसको चीन जाने का आदेश मिलता है। मंगोल शासक वहां पर शासन कर रहे थे, और इस जाने के क्रम में ये आप लोग को ध्यान रख लेना है, या मैप बना करके इसको जो है मेंशन कर लेंगे। मैप बना करके याद करना बहुत आसान होता है कि अपने यात्रा क्रम में वो सबसे पहले कहां से मतलब स्टार्टिंग किया और कहां से कहां गया, ठीक है। यात्रा क्रम में क्या है? यात्रा क्रम में सबसे पहले वो मालाबार जाता है, दिल्ली से मालाबार पहुंचता है। मालाबार दक्षिण भारत में पड़ता है, केरल का जो तट है गोवा को मिला करके मालाबार तट कहलाता है, तो मालाबार तट पहुंचता है। उसके बाद मालदीव पहुंचता है। मालदीव में ये फिर से 18 महीने तक काजी के पद पर नियुक्त हो जाता है। तो मध्य दिल्ली से मतलब कि मालाबार से कहाँ पहुंचता है, आपको ध्यान रखना है, मालदीव में, जिसको माले जिसकी राजधानी है, देश है। मालदीव से फिर ये श्रीलंका पहुंचता है। श्रीलंका के बाद एक बार ये फिर से जो है बैक होता है, और कहाँ फिर से आता है, मालाबार आता है, और मालाबार के बाद ये फिर से एक बार मालदीव पहुंचता है। तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है, मालदीव 2 बार, ठीक है। एक बार मालाबार, फिर मालदीव, फिर श्रीलंका, उसके बाद श्रीलंका से फिर से ये बैक होता है, मालाबार पहुंचता है, फिर से मालदीव पहुंचता है। उसके बाद ये पहुंचता है, जाता है बंगाल, ठीक है। बंगाल के बाद जाता है कहां पर, असम में। असम के बाद ये इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, वहां पहुंचता है, और सुमात्रा से डायरेक्ट जायतुन पहुंचता है, जिसको क्वांझू भी कहते हैं, जो चाइना में पड़ता है, क्वांझू। और क्वांझू से ठीक ये बीजिंग पहुंच जाता है। अपने यात्रा क्रम के अंतिम पड़ाव पर ये बीजिंग पहुंचता है, जो कि वर्तमान में चीन की राजधानी भी है, ठीक है। उसके बाद है 1347 में, 1347 में घर जाने का वो निश्चय करता है, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है। हठी यात्री था ये, हठी कि जाना है तो बस जाना है, लेकिन अब इतना
इसने साइन मतलब कि इतना समय इसने जो है स्पेंड कर लिया था कि अब इसका पूरा मन था कि अब मैं अपने देश को वापस जाऊं, अपनी जन्मभूमि पर। उसके वृत्तांत की तुलना, जो इसने यात्रा वृत्तांत लिखा, इसने जो है बोला था और सुन करके किसने लिखा था ये मैं बताऊंगा अभी। वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो से की जाती है, जो कि 13वीं शताब्दी में आए थे, जिन्होंने पूरे एशिया महाद्वीप का लगभग चक्कर लगाया था और चीन भी गए थे। तो इसीलिए जो इनकी तुलना की जाती है इब्न बतूता की और मतलब किससे, मार्को पोलो से। ठीक है। उसके बाद मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में उसको, ये कुछ फैक्ट हैं इसको सुने तो बड़ा अच्छा लगता है कि यात्रा में 40 दिन लगे थे उस समय। आज तो बहुत कम समय लगता है, लेकिन उस दौरान देखिए कितना समय लग रहा है। मुल्तान से दिल्ली जाने में केवल 40 दिन लगते थे। 40 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे। सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे उस काल में, उस टाइम में, जब यातायात के साधन क्या थे, घोड़े थे या पैदल चल रहे हैं, कोई हवाई जहाज नहीं, कोई साधन नहीं। ठीक है। उसके बाद नारियल तथा पान का उसने एक रोचक वर्णन दिया है, नारियल और पान के बारे में। ये कहता है कि नारियल यहाँ का एक बड़ा जो फल है, बड़ा देखने में अजीब लगता है जब इसको छीला जाता है। जब इसके ऊपर से रेशे हटाए जाते हैं तो इसके अंदर से मानव के खोपड़ी के जैसा एक वो दिखता है, नारियल जिसको कहते हैं। उसकी 2 आंखें दिखती हैं और मुंह दिखता है। और जो हरा हरा, जब उसको हम मतलब कि तोड़ते हैं तो जो हरा हरा है वाइट भी होता है, लेकिन जो ताजा है वो लगता है कि मानव का क्या है, मस्तिष्क है। और उसके ऊपर जो रेशे होते हैं, जो जटाएं होती हैं, वो बाल के जैसे लगते हैं। तो इसने इस प्रकार से इसका इतना गहनता के साथ एक जो है एक्सप्लेनेशन किया था कि इसका नारियल का। एक चीज ये भी बताता है फैक्ट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम वगैरह में, कि लोग जो पानी के जहाज बनते थे उसमें कील ठोंकते थे। जो लकड़ी का जहाज बन रहा है, क्या उसमें कील ठोंकते थे? तो कई लोग जो है कील नहीं ठोंकते थे। कील ठोकने से क्या होता है कि उसमें जंग लग जाता है, और जंग लगने से क्या होता है, कील खराब हो जाएगी और नाव में लीकेज हो जाएगा, और नाव जो है आधे रास्ते पर खराब हो सकती है। तो इस प्रकार से लोग जो है, जो इसका रेशा निकलता था उससे जो है पूरी नाव को सिल देते थे। मतलब कि उसी से मतलब कि पूरी नाव के जो पटरे होते थे, जो लट्ठे मतलब कि होते थे, इन्हीं से ही बांधा जाता था, इसकी रस्सी बना करके। ये इसने अपना जो है एक वर्णन किया है अपनी इस रेहला किताब में। ठीक है। पान के बारे में कहता है कि ये कहता है कि जैसे अंगूर के जैसा होता है, इसकी लताएं होती हैं और इसका पत्ता यूज किया जाता है, इसका कोई फल नहीं होता पान का। और उसके बाद लोग क्या करते हैं, एक जायफल के जैसा एक फल होता है जिसको सुपारी कहते हैं, उसको जो है तोड़ते हैं और बारीक कर लेते हैं और उसको चबाते हैं सुपारी को। उसके बाद उस पान को भी साथ में उसी के साथ चबाते हैं। तो इस प्रकार से इसने जो है नारियल का और पान का एक रोचक वर्णन किया है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि वो दिल्ली को एक बड़ा शहर मानता है और विशाल आबादी वाला भी मानता है, और कहता है कि भारत में सबसे बड़ा है। और दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि किसने कहा है कि दौलताबाद जो है आकार में दिल्ली को चुनौती देता था, तो वो कौन है, इब्न बतूता। ये आप लोग लिख लेंगे। अन्य वर्णन जो अपनी रेहला किताब में उसने क्या किया है, भारतीय कृषि के उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन है, क्योंकि वो उत्तर भारत में आया था और सभी को मालूम है कि उत्तर का विशाल मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो बिल्कुल सही लिखा उसने। बहुत उपजाऊ मृदा थी और लोग जो है वर्ष में 2 फसलें लिया करते थे, ये उसका मानना था। उसने लिखा है मध्य दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय माल की बहुत डिमांड थी। मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में इसकी डिमांड थी। कौन कौन सी वस्तुएं थी? विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशमी, जरी और साटन की बहुत डिमांड थी। सिल्क की, जरी होता है
जो कहते हैं ना, मतलब कि कढ़ाई वाला काम जो होता है, इसकी बहुत डिमांड थी। कहाँ पर? मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में। उसके बाद एक चीज का बड़ा बड़ा और रोचक ये वर्णन करता है, भारत की डाक व्यवस्था। भारत की डाक व्यवस्था को देख करके वो बहुत प्रसन्न हुआ। कहा कि इतनी तेज डाक व्यवस्था है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे? भारत डाक प्रणाली की कार्य कुशलता से चकित था वो। सिंध से दिल्ली की यात्रा में मैंने बताया है 50 दिन लगते थे, ओके, लेकिन खबर 5 दिनों में ही पहुंच जाती थी, यानी कि डाक व्यवस्था सुपरफास्ट थी। अश्व डाक व्यवस्था जो थी उसको उलुक कहते थे, उलुक लिख लेंगे। और जो पैदल डाक व्यवस्था थी उसको दावा कहते थे। एक चीज मैं बता दूं, जो अश्व डाक व्यवस्था है इससे तेज थी पैदल डाक व्यवस्था। इसमें 3 हरकारे लगते थे। एक कोई गांव होता था, गांव के बाहर 3 लोग बैठते थे और एक भाग करके आता था, तो उसके हाथ में एक रॉड होती थी जिस पर झुंझुना मतलब कि बंधा होता था। वो दौड़ करके तेजी से आता था वो बजाते हुए। उसके बाद ये जो 3 लोग बैठे हैं इनमें से एक कोई उसको लेकर के तेजी से भागता था, और 3-3 मील की दूरी पर ये जो बने होते थे ये स्टेशन, जैसा कि मैंने बताया, ये स्टेशन फिर आगे स्टेशन, और बीच में भाग करके आना, फिर इसको लेटर देना या पैगाम देना। तो इस प्रकार से ये जो खबरें पहुंचा करती थी, ठीक है। इसका प्रयोग अक्सर, यानी कि पैदल डाक व्यवस्था जो थी, इसका सबसे अधिक प्रयोग हुआ था खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था। विशेष रूप से जो खुरासान के फल होते थे उसकी भारत में बहुत डिमांड थी, तो उसको पैदल डाक व्यवस्था के द्वारा ही लाया जाता था। देख लीजिए, पार्सल व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा लिख दिया मैंने, जन्म जो इनका हुआ है इब्न बतूता का 1304 ईस्वी में, है ना, और जो इनका जो मृत्यु हुआ है 1369 में हुआ था। और जो लेखन किया था इब्न जुजाई ने, आदेश दिया गया, और जो इब्न बतूता थे उन्होंने बोला, और इब्न जुजाई ने उसको लेखन किया था, उसको लिखा, किसको? रेहला को। ये ना भूलिएगा, इब्न जुजाई। और ये डाक व्यवस्था के बारे में जो बताया है, और जो पान और नारियल का इसने रोचक वर्णन किया है, इसको कतई ना भूलिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि किस इतिहासकार ने या किस यात्री ने नारियल और सुपारी, पान का बड़ा रोचक वर्णन किया है, ठीक है, और डाक व्यवस्था का इस प्रकार से। और इसके अलावा जो मैप था, उस काल का जो एक मैप मिलता है, तो उसमें इब्न बतूता ने जिन शहरों के नाम लिखे हैं, थोड़ा वो नाम जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक अफगानिस्तान का हिस्सा मिलता है, एक कहते सिंध प्रांत का मिल सकता है, एक पंजाब का मिलता है। तो नाम थोड़ा अलग अलग है। एक है अंदखोए, बाख, एक है कुंदरुज, ये मतलब परवान, फिर है काबुल, सभी जानते हैं, गजना जिसको गजनी भी कहते हैं, कंधार, ठीक है। सिंध प्रांत में ये सिंध का नाम मिलता है, लाहरी का नाम मिलता है। उसके बाद पंजाब क्षेत्र में ये जो अभी पाकिस्तान क्षेत्र चल रहा है, यह है उजा, यह है मुल्तान, यह है अजुदाहन, यह है अबूहर, यह सरस्वती, यह है हंसी, यह है देहली। तो इस प्रकार से ये सारे नाम, ये प्राचीन भारत का एक जो है मैप का मैंने आउटलाइन बना रखा है ताकि आप लोग को समझ में आए। तो इस प्रकार से इसने इन शहरों के नाम इन भाषाओं में लिखे हैं, अपनी भाषा में, जो इसकी स्वयं अपनी भाषा थी जहां से वो आया था, ठीक है। तो आज का ये जो मेरा टॉपिक था, ये पार्ट 2 था। इब्न बतूता ने जो किताब लिखी है रेहला, इसका क्या नजरिया था यात्राओं के बारे में, ये मैंने आपको आज बताया। अल-बिरूनी ने संस्कृत साहित्य को विशेष जो है तवज्जो दिया था, संस्कृत का अध्ययन भी किया था और वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा था, ठीक है। तो वो सामाजिक वर्णन किया, समाज का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। और इब्न बतूता ने जो यहाँ चीजें उसने देखी, फिर उनको उसने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।